Hello, dear students. Welcome back to the second session of our fifth standard English literature, chapter number 9, A Present for Grandfather. I welcome all of you to the digital platform of Nalanda Vidyalaya. Dear students, we have completed the explanation of the story of chapter number 9, A Present for Grandfather, in the first part in the previous session. Now, in the second part, in this session, we are going to start the explanation of the exercise part. In exercise part, we have comprehension, means short answers, long answers, MCQs, then grammar portion, means a grammar topic, then vocabulary, pronunciation, and dictionary skills. Okay, so this many exercise that we are going to explain in this part, in this session. But before going to start the explanation of this one, let's revise what we have completed and what we have done in the first part. So in the first part, we have learned that there was a boy, lived, nearby we can say the hill villages named Bakri, and he lives, in a village where we can say the nearby mosque is there, and from that mosque, every morning a person, we can say that doing that his duty as completing the morning prayers every morning. हर मॉर्निंग में वो जो थी वो मॉर्निंग प्रेयर करते थे मॉस्क में, क्योंकि जो मॉस्क है उसे कहते हैं जहाँ पे मुस्लिम्स अपनी प्रेयर करते हैं, अपने गॉड को प्रे करते हैं। तो वो मॉस्क में जो ग्रैंडफादर थे उस बेकरी के, मतलब कि उसी बॉय के जो ग्रैंडफादर थे, वो हर रोज़ मॉर्निंग प्रेयर के हम कह सकते हैं कि आवाज़ दे के वो सबको उठाते भी थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जो दूसरा कोई और था, उन्होंने ये मॉर्निंग प्रेयर की, तो उससे जो बेकरी था उसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा आश्चर्य लगा, सरप्राइज़ हुआ कि उसके ग्रैंडफादर को क्या हुआ होगा। तब जब वो मॉस्क में उन्हें मिलने गया, तब उसके जो नेबर जो थे ग्रैंडफादर के, उन्होंने उसे कहा कि आपके जो ग्रैंडफादर उन्हें बहुत ही बैड कोल्ड हुआ है और वो कुछ दिन के लिए आएंगे नहीं जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। So yes, then he decided that yes, he will visit his grandfather, but he thinks that he wondered that yes, what could cheer him up? ऐसा क्या है जो मेरे ग्रैंडफादर को चीयर कर सकता है। Then he thinks that yes, his grandfather loves that a special kind, we can say type of nuts, and they are called मुनकैंग nuts. तो उसे वो बहुत पसंद थे ग्रैंडफादर को, और ये परफेक्ट सीजन थी जो मुनकैंग नट्स राइप होते थे और हम उसे कलेक्ट कर सकते थे जो ग्राउंड पे गिरे होते हैं ट्रीज के ऊपर से। So he decided to go to that nut hill and will collect all the munkang nuts for his grandfather. After collected all the munkang nuts for the grandfather, he saw that a group of noisy boys came towards the hill. वो जो ग्रुप थी 5 बॉयज़ का, वो वहाँ पे ग्रुप जो है वो हिल पे आया। उन सब ने देखा कि कोई भी जो नट्स था वो बचा नहीं था ग्राउंड पे, क्योंकि सबको ऐसा लगा था कि यस, एक ही बॉय है जो बहुत ज़्यादा जल्दी उठता है, वो कौन था? बेकरी। तो बेकरी ने सारे नट्स ले लिए होंगे, तो सब ने डिसाइड किया कि उसे हम पकड़ेंगे और उसके पकड़ने के बाद उससे सारे नट्स हम ले लेंगे। लेकिन ग्रुप के अंदर जो सबसे ओल्डेस्ट बॉय था, उन्हें समझाया कि ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जल्दी उठा था और यस, ही गेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग and he has collected all the nuts from here. If we want the munkang nuts, then we have to also get up early in the morning like him. तो ऐसा समझाने के बाद जो सारे जो बॉयज़ थे वो एम्ब्रेस फील किए, मतलब उन्होंने भी अपने आप को हम कह सकते हैं कि बहुत शर्मिंदा हुए। ये सब जो बेकरी था वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ सब देख रहा था। अब अपने सारे बॉयज़ को डिसअपॉइंट होकर जाते हुए देख रहा था। तब उसे ये दिखाने का और उसने सबको आवाज़ देकर कहा कि यस, आई विल शेयर माई नट्स विथ यू। हम सब मैं अपने जो नट्स है वो आपके साथ शेयर करूंगा और मेरे शेयर से मेरे ग्रैंडफादर को प्रेजेंट करूंगा। लेकिन जो ओल्ड बॉय था जो पूरे ग्रुप का, उसने कहा कि यस, आई विल गिव माई शेयर टू योर ग्रैंडफादर। उसके बाद सारे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी ऐसा कहा कि हम भी अपने सारे जो शेयर हैं नट्स के आपके ग्रैंडफादर को देंगे, जिससे वो बहुत ही अच्छे जल्दी ठीक हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड एट लास्ट ऑल दी बॉयज इज विथ बेकरी सब उनके ग्रैंडफादर, मतलब कि गोइंग डाउन हिल द हिल, उनके घर की तरफ गए, और जो सब जो लोग थे वो अपने साथ क्या ले जा रहे थे? प्रेजेंट फॉर ग्रैंडफादर के लिए क्या ले जा रहे थे? प्रेजेंट ले जा रहे थे। सो यस स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी अबाउट अ प्रेजेंट फॉर ग्रैंडफादर। इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि एक जो बॉय होता है उसको अपने ग्रैंडफादर के प्रति कितनी रिस्पेक्ट होती है, कितना लव होता है, कितने वो प्रेम करते हैं उनसे, उनकी टेक केयर भी करनी
पड़ती है। ओके, सो यस, नाउ आफ्टर द स्टोरी वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज फर्स्ट, इन विच कॉम्प्रिहेंशन ए, इन विच ओके आंसर इन शॉर्ट एंड आंसर इन लॉन्ग। लिटरेचर में आपको मालूम है कि हम जो है क्वेश्चन आंसर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक शॉर्ट आंसर्स में और एक लॉन्ग आंसर्स में। सो इन द टेक्स्ट बुक दिस 5 क्वेश्चंस आर देयर, ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में हैं ही। ओके, कॉम्प्रिहेंशन ए में, लेकिन वो मिक्स है। ओके, हम कहेंगे कि मिक्स ऐसे है कि वो 1 to 5 में कुछ शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स के साथ सब कुछ एक साथ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने उन दोनों को अलग किया जिससे आपको जो लर्न करने में, रीड करने में आसानी रहे। बाकी जो 5 के 5 क्वेश्चन है वो दिस आर द सेम क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन दी our exercise part in comprehension first. So starting with the first one, what helped the villagers wake up early in the morning? The villagers, answer is, the villagers were able to wake up early because Bakri's grandfather gave the call for the morning prayer every day. जो विलेजर्स थे उन्हें सुबह उठने में कौन मदद करता था? तो जो ग्रैंडफादर की जो मॉर्निंग प्रेयर थी वो सुन के सारे जो नेबर्स थे और विलेजर्स थे वो उठ जाते थे। Second one, why was Bakri worried? Bakri was worried because one morning he did not hear his grandfather's voice calling for the morning prayer. He wanted to find out what was the matter with grandfather. एक दिन सुबह उसने अपने ग्रैंडफादर की वॉइस नहीं सुनी मॉर्निंग प्रेयर में, तो उसे लगा कि मेरे ग्रैंडफादर को क्या हुआ होगा। सो ही वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट वाज द मैटर विथ ग्रैंडफादर। तो वो थोड़ा चिंता में आ गया कि मेरे ग्रैंडफादर बीमार तो नहीं पड़ गए। ओके, इजंट ही सिक? सो यस, दैट्स व्हाई बेकरी वाज वरीड। देन थर्ड शॉर्ट आंसर, व्हाट डिड द अदर बॉयज डिसाइड टू डू विद द नट्स दे गॉट फ्रॉम बेकरी? जब बेकरी ने सारे स्टूडेंट्स को, सारे बॉयज़ को जो रुक के अपना जो नट्स था उसका शेयर करने के लिए, पार्ट करने के लिए कहा, तो सारे जो बॉयज़ थे उन्होंने क्या डिसाइड किया? द अदर बॉयज़ डिसाइडेड टू गिव देयर शेयर्स ऑफ द नट्स टू बेकरीज ग्रैंडफादर। सारे बॉयज़ ने डिसाइड किया कि अपने जो शेयर था जो नट्स का वो बेकरी के ग्रैंडफादर को दे देंगे, जिससे बेकरी के ग्रैंडफादर बहुत पहले ठीक हो जाए और फिर वो हर रोज़ की तरह मॉर्निंग प्रेयर भी अटेंड करे। ओके, सो दिस आर दी 3 शॉर्ट आंसर्स। नाउ आंसर इन लॉन्ग। नंबर 1, वाई वेर द मुनकैंग्स द परफेक्ट गिफ्ट फॉर ग्रैंडफादर? क्यों जो मुनकैंग नट्स थे वो ग्रैंडफादर के लिए परफेक्ट गिफ्ट थे? सो ग्रैंडफादर कुड ईट द मुनकैंग नट्स, देन यूज द सेल्स टू केव द लवली फिंगर रिंग्स ही वॉज फेमस फॉर। पहले जो हम कहते थे ग्रैंडफादर वो मुनकैंग नट्स खाएंगे, ओके, खाने के बाद वो उनका सेल्स का क्या करते थे? उनके सेल्स में से वो फिंगर रिंग्स बनाते थे, उन्हें क्योर करके, ओके, कट के उस सेल्स को कट करके उनमें से फेमस, जो उनके लिए फेमस था, वो लवली ओके फिंगर रिंग्स बनाते थे। ही कुड सेल द रिंग्स फॉर 50 रुपयास ईच। फिर वो एक फिंगर रिंग को 50 रुपयास ईच को हम कह सकते कि बेच सकते थे। दिस मेड दैम द परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिम। तो ये जो मुनकैंग नट्स थे उनके लिए परफेक्ट गिफ्ट थे। ओके, तो एक तो वो उन्हें पसंद थे, वो खाते भी थे, और दूसरा खाने के बाद उनके सेल्स में से जो लवली फिंगर रिंग्स बनाएंगे उनसे उनका जो हम कह सकते कि वो बेच भी सकते थे उन्हें, और उन्हें रुपयास वो कमा सकते थे। ओके, ही कैन अर्न मनी थ्रू दैट मुनकैंग नट्स, दैट्स वाई दिस इज द परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिम। देन नंबर 2, वाई वेर द 5 अदर बॉयज डिसअपॉइंटेड? जो 5 अदर बॉयज जो हिल पे आए थे वो डिसअपॉइंटेड क्यों हो गए थे? द 5 अदर बॉयज वेर डिसअपॉइंटेड बिकॉज बाय द टाइम दे गो टू द ऑर्चर्ड, मतलब कि जो ट्री थी जिसके ऊपर ये नट्स होते थे, ऑल द मुनकैंग्स नट्स हैड बीन पिक्ड। सारे जो मुनकैंग नट्स थे वो किसी ने उठा लिए थे। ओके, दे ऑल नो दैट हु हैज़ पिक्ड। ओके, सो बेकरी हैज़ पिक्ड ऑल द मुनकैंग्स एंड दे डिसाइडेड दैट दे विल ओके स्नैच दिस ऑल द नट्स ओके फ्रॉम हिम इफ दे कैच देम। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था, लेकिन बाद में वो खुद सारे इम्प्रेस हो गए थे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इट वॉज अनफेयर। ओके, इट इज़ अनफेयर, वो अच्छा नहीं है। बट वाई वॉज they were disappointed? Because okay, when they reached to the hilltop, or we can say at the orchard tree, all the munkang nuts had been picked by someone else, okay, before them. तो वो थोड़े लेट हो गए थे, उनके पहले भी जो बेकरी था जो वहाँ पे पहले पहुँच गया था, उसने सारे जो नट्स थे वो कलेक्ट कर लिए थे अपने ग्रैंडफादर के लिए।
So students, this is all about our question answers, short answer and long answer. Then B is the exercise of choose the correct answer. जो MCQ है उसकी ये exercise है. It's very easy. Number 1, grandfather gave the call to prayer every morning. Yes, every morning. The neighbor told Bakri that grandfather, answer is B, would come back only after he was well. वो तभी वापस आएंगे जब वो ठीक हो जाएंगे. Okay, then Bakri wanted to take grandfather a present because he wanted to cheer grandfather up. वो अपने ग्रैंडफादर को चीयर करना चाहता था इसलिए, मतलब उन्हें खुश दिखना चाहता था, उन्हें खुशी देना चाहता था इसलिए. Then fourth one, the oldest boy helped the other boys understand that Bakri should have all the nuts because he had woken up early. जो ओल्डेस्ट बॉय था पूरे ग्रुप में से, वो सारे दूसरे बॉयज़ को समझाने में हेल्प की, उसको समझाने में कि जो बेकरी है उसके पास ही सारे नट्स होने चाहिए क्योंकि वो जल्दी उठा था. ओके, ये कलेक्ट करने के लिए. अगर हमें भी अगर ये सारे मूनकैंग नट्स चाहिए तो हमें भी जल्दी उठना पड़ेगा. ओके. नंबर 5, द बॉयज़ डिसाइडेड टू गिव देयर शेयर ऑफ द नट्स टू बेकरीज ग्रैंडफादर. तो आंसर इज सो दैट he would feel better soon and wake them up early every day by his morning prayer. तो सारे जो स्टार्टिंग किया था ओल्डेस्ट बॉय ने कि जो उसका शेयर है नट्स का वो उसके बेकरी के ग्रैंडफादर को वो दे देगा जिससे वो अच्छे हो जाए. ओके, गेट वेल सून एंड बिकम स्ट्रॉन्गर ऑल्सो. ओके, वापस वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाए और अच्छे भी हो जाए. तो उसके जैसे ही सारे जो दूसरे जो 4 बॉयज़ थे, मतलब कि 5 के 5 बॉयज़ ने अपने जो नट्स के शेयर थे ओके उसे बेकरीज के ग्रैंडफादर को देने का उन्होंने डिसाइड कर लिया. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी MCQs, जिसे हम MCQs कहते हैं. वो था हमारे एक्सरसाइज. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वन लेट्स टेक दी ग्रामर एक्सरसाइज. इसमें बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि जो टॉपिक नहीं है, बट एक जो टॉपिक है वो ये है कि हमारा जो क्लॉज होते हैं क्लॉज. ओके, जिसमें क्लॉज तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और हम कहेंगे प्रेडिकेट आता है, उन्हें क्लॉज कहते हैं. ओके, हम उसके पहले हमने जो प्रीवियस चैप्टर थे उसमें फ्रेजेस देखे थे. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस? सो फ्रेजेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओके विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब. उनके अंदर कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है. लेकिन जो क्लॉज होते हैं उनके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और हम कहेंगे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों होते हैं. ओके, सो प्लीज रिमेंबर नाउ व्हाट इज अ क्लॉज. सो अ clause is a group of words that contains a subject and a predicate. एक clause के अंदर एक subject और एक predicate होता है. There are 2 types of clauses. There are 2 types of clauses. लेकिन जो subject और predicate क्या होता है तो वो हमने complete कर लिया हमारे ग्रामर के चैप्टर नंबर 27 में. Okay, what is subject and predicate? Okay, 26 में subject and predicate में. उसके बाद आया था subject verb agreement. तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चैप्टर में हमने कंप्लीट कर लिया था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो एक्शन हम कहते हैं, जो सब्जेक्ट जो एक्शन करते हैं ना उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं कि जो जिसके द्वारा एक्शन होती है. ओके, और जो प्रेडिकेट मतलब कि जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर वर्ड पार्ट होता है, वर्ब पार्ट्स, वो उसको प्रेडिकेट कहते हैं. और सब्जेक्ट पार्ट को हम कहते हैं सब्जेक्ट ओनली. ओके, जिसमें नाउन या हम कहेंगे प्रोनाउन यूज होते हैं. सो क्लोजेस किसे कहते हैं? क्लोजेस कहते हैं कि यस दैट वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. A subject and a predicate, that is called a clause. Now there are 2 types of clauses. Mainly 2 टाइप के clause होते हैं. Yes, they are called principal clause और main clauses, जिसे हम independent clause भी कहते हैं. 3 names: principal clause और main clause, and third one it is also called independent clause, and second one is dependent clause. Okay, जो दूसरा उसका टाइप है उसे कहते हैं dependent clause. इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज जो होते हैं वो मेन होते हैं. सेंटेंस के अंदर मेन उनकी जो हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस होती है. उसके ऊपर ओके उस क्लॉज के ऊपर दूसरा जो क्लॉज उस पर डिपेंड रहता है, उन्हें कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज. ओके, सो हियर द वर्ड्स इन अ ब्लू मेक कंप्लीट सेंस. दे कैन स्टैंड अलोन एज सेंटेंसेस. दे आर कॉल्ड यस प्रिंसिपल क्लॉजेस और मेन क्लॉजेस. विच आर द ब्लू? यस, द ब्लू कलर हियर. बेकरी लुक्ड फॉर ग्रैंडफादर एवरीवेयर. तो ये जो क्लॉज है ना वो प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है. बेकरी वॉज कलेक्टिंग मूनकैंग नट्स. तो ये भी जो है वो प्रिंसिपल क्लॉजेज है, मेन क्लॉज है. अब इनके ऊपर जो दूसरे क्लॉज हैं डिपेंड, वो ये हैं. सो दैट्स द सेंटेंस इज बेकरी लुक फॉर ग्रैंडफादर एवरीवेयर बट
ही कुड नॉट फाइंड हिम, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट है और हम कहेंगे प्रीडिकेट है, तो यहाँ पे लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये, ओके, जो अंडरलाइन वर्ड है ना वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किसके ऊपर है? ये पहले वाले सेंटेंस के ऊपर, मतलब कि पहले जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बेकरी वॉज कलेक्टिंग मूनकैंग नट्स, इट इज द प्रिंसिपल क्लॉज। व्हेन ही हर्ड वॉइसेस, बट दिस वन इज डिपेंडेंट ऑन दिस, ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जो ये जो सेकंड अंडरलाइन जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड है? यस, इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, मतलब कि प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर, जिसे हम मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, ओके, दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज। दिस दे कैन स्टैंड अलोन एज सेंटेंसेस, ओके, उनकी जो है हम कह सकते हैं कि अगर पीछे के डिपेंडेंट क्लॉज ना भी हो तो भी हम उसे सेंटेंस की तरह ही उसे देख सकते हैं, उसका परफेक्ट मीनिंग निकलता है विथ अ कंप्लीट सेंस। ओके, द अंडरलाइन वर्ड्स ऑल्सो मेक सेंसेस, ओके, जो अंडरलाइन वर्ड है उससे भी सेंस हम निकाल सकते हैं कि बट ही कुड नॉट फाइंड हिम, ओके, बट दे डिपेंड ऑन द मेन क्लॉजेज टू कंप्लीट देयर मीनिंग, लेकिन उन्हें अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए जो है डिपेंड रहना पड़ता है, किसके ऊपर से? मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। यहाँ पे हम देखेंगे बट ही कुड नॉट फाइंड हिम, बट ही कुड नॉट फाइंड हिम, हमें सेंस पता चल गया, मतलब कि उसे मिला नहीं, तो लेकिन क्या नहीं मिला, वो कंप्लीट मीनिंग के लिए हमें आगे जो सेंटेंस है उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इस ये डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट मतलब कि मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि क्या नहीं मिला, बेकरी के जो ग्रैंडफादर को ढूंढ रहा था वो नहीं मिला, ओके। सो दिस इज दे आर कॉल्ड, ओके, डिपेंडेंट क्लॉज। सो सच क्लॉजेस आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉजेस। दे कैन अपीयर एट द बिगिनिंग, यस, देन middle or the end of the sentences, okay, they can appear at the beginning, middle or end of sentences। वो कभी कभी बिगिनिंग में होते हैं, कभी कभी मिडिल में भी होते हैं, या कभी कभी एंड में होते हैं सेंटेंसेस के। कौन सी बात कर रहे हैं? डिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहे हैं। अब जो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं वो मेन क्लॉजेस के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनका खुद का सेंस तो निकलता है, लेकिन जो मेन क्लॉज होते हैं उनके ऊपर वो डिपेंड रहते हैं। नाउ वी हैव द एक्सरसाइज। The exercise is all about circle the dependent clauses and underline the main clauses. Okay, circle the dependent clauses and underline the main clauses in these sentences. मतलब कि जो डिपेंडेंट है उसके ऊपर हमें सर्कल करना है और जो मेन क्लॉज है उनके नीचे हमें अंडरलाइन करना है। फर्स्ट वन इज डन फॉर अस। चंपा wants to catch the boy. चंपा wants to catch the boy who broke her window. ओके, जो हु ब्रोक हर विंडो है ना वो डिपेंडेंट क्लॉज है किसके ऊपर? ये मेन क्लॉज के ऊपर। चंपा वांट्स टू कैच दी बॉय, जो हु ब्रोक हर विंडो, जिसने उसके कांच तोड़ा, लेकिन किसने उसका कांच तोड़ा? तो बॉय ने उस बॉय को पकड़ना चाहती है। सो हियर चंपा वांट्स टू कैच द बॉय इज, ओके, दिस मच इज मेन क्लॉज एंड हु ब्रोक हर विंडो इज द डिपेंडेंट क्लॉज। नाउ नेक्स्ट वन इज मैरी स्लैम फॉलोड हर। मैरी स्लैम फॉलोड हर wherever she went। तो जो मैरी के लैम है मतलब कि हाथ पैर है उन्हें फॉलो करता है wherever she went। तो यहाँ पे जो मैरीज लैम फॉलोड हर वो मेन क्लॉज है, ओके, प्रिंसिपल क्लॉज है, और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है वो है wherever she went, जहाँ पे भी वो जाए, ओके। मतलब सेंस तो पता चला कि वहाँ जहाँ पे भी वो जाए, लेकिन क्या मीनिंग है? तो जहाँ पे भी वो जाए उसके जो लैम है उन्हें फॉलो करते हैं। सो wherever she went it is the dependent clause, dependent clause, okay। Number 3, I will come out to play। I will come out to play after I complete my homework। After I complete my homework, मेरे होमवर्क के हो जाने के बाद क्या मीनिंग नहीं पता चला, तो आफ्टर आई कंप्लीट माई होमवर्क वो डिपेंडेंट क्लॉज है, तो किसके ऊपर डिपेंड है? ऑन द मेन क्लॉज। व्हाट इज द मेन क्लॉज? आई विल कम आउट टू प्ले, मैं खेलने बाहर तभी, मैं खेलने आऊँगा, ऐसे आई विल लिखा, ओके। आई विल कम आउट टू प्ले, मैं बाहर खेलने तभी आऊँगा जब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा, ओके। सो प्लीज रिमेंबर व्हाट इज कॉल्ड मेन क्लॉज एंड व्हाट इज क्लॉज, ओके, डिपेंडेंट क्लॉज। देन फोर्थ वन, इफ दे डोंट लीव नाउ दे विल मिस द बस। अब यहाँ पे जो है ना इफ़ मतलब जो कंडीशन कहा गया ना वो पीछे कि इफ़ दे डोंट लीव नाउ, अगर वो अभी चले गए नहीं तो, इफ़ दे डोंट लीव नाउ, अब अभी उन्होंने अगर छोड़ा नहीं तो क्या? तो मीनिंग हमें पता नहीं चल रहा है, ओके। सेंस हो गया कि छोड़ने की बात हो रही है कुछ, ओके, तो लेकिन मीनिंग कहाँ से? तो ये जो पूरा जो इफ़ दे डोंट लीव नाउ है वो डिपेंडेंट क्लॉज है किसके ऊपर?
द मेन क्लॉज, दे विल मिस द बस, तो इसके ऊपर डिपेंड है कि दे विल मिस द बस. नाउ दिस इज द मेन क्लॉज. गॉट इट. नंबर 5, दिस इज द कैट दैट अदनान टुक टू द वेट. ओके, दिस इज द कैट दैट अदनान टुक टू द वेट. अब अदनान टुक टू द वेट, उसे सेंस तो पता चलता है, लेकिन उसकी जो मीनिंग है वो पता नहीं चला कि अदनान किसको ले गया. ओके, सो दिस इज द कैट के बारे में बात कर रही है. वही बिल्ली है जिसे अदनान ओके वहाँ पे ले गया. ओके, वेट के लिए ले गया. टुक टू द वेट. ओके, सो दिस इज अ मेन क्लॉज, और उसके ऊपर जो डिपेंड है वो कौन है? दैट अदनान टुक द वेट. दैट इज द यस डिपेंडेंट क्लॉज. This is the exercise. First about identifying the main clause and yes, which one? Dependent clause from the sentences. Now read the dependent clauses given in the column B. Match them to the main clause given in column A. Write the complete sentences in your notebook. अब ये जो A कॉलम है उसमें डिपेंडेंट ओके इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, मतलब कि मेन क्लॉजेज हैं, और उनमें हमें ज्वाइन करना है बी के साथ जो डिपेंडेंट क्लॉजेज है. यहाँ पे इन बी कॉलम वी हैव डिपेंडेंट क्लॉजेज. द फर्स्ट वन इज डन फॉर अस. द चिल्ड्रन आर गोइंग होम फॉर द हॉलीडेज. सो एंड उसके सामने जो आएगा हु आर ऑन द ट्रेन. तो जो चिल्ड्रन ट्रेन पे थे वो घर पे जा रहे हैं. ओके, सो द चिल्ड्रन हु आर ऑन द ट्रेन आर गोइंग होम फॉर द हॉलीडेज. नाउ सेकंड, थर्ड, 4, 5 को हमें ज्वाइन भी करना है और सेंटेंस भी बनाना है. सेकंड वन इज Riya hurt her back when she bent to pick up load of books. Okay, very simple. Riya hurt her back when she bent to pick up a load of books. Okay, उसकी जो बैक है उसको हर्ट किया कब? जब वो नीचे झुकी थी बुक्स लेने के लिए. तो ये जो डिपेंडेंट है वो किसके ऊपर है? यहाँ पे जो मेन क्लॉज है उसके ऊपर. नंबर 3, द वेस्ट बंगाल फुटबॉलर स्कोर्ड अ गोल okay as the referee blew the final whistle. Okay, the West Bengal footballer scored a goal as the referee blew the final whistle. So here main clause and dependent clause. Number 4, the princess slept on a bed that was made of the softest feathers. The princess slept on a bed that was made of the softest feathers. So this is the main clause and independent clause. Here this dependent clause. Number 5, father fell ill after he returned from Delhi. Father fell ill after he returned from Delhi. जो फादर है वो बीमार पड़ गए, तो वो है हमारा मेन क्लॉज. और कहाँ से? आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली. हाँ, दिल्ली के आने के बाद ये पता चलता है, लेकिन क्या मीनिंग है पूरा वो हमें सिर्फ और सिर्फ मेन क्लॉज से पता चलता है. आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली. So students, these are the answers of that exercise which I have already speak out that all the sentences. Then after the grammar part, here the grammar exercise or we can say grammar part के जो 2 exercise थी वो complete हो चुकी हैं. Now it's time to start the exercise of vocabulary. In vocabulary we have a different kind of exercise, जो हमने पहले कभी नहीं की होगी शायद. Here we can see, अभी हम ये 3 जो सेंटेंस है वो रीड करेंगे. Bakri wondered what a good gift for grandfather would be. He wanted to give grandfather a great gift to make him feel better. He realized that mooncake nuts would be the perfect gift. अब ये जो तीनों जो वर्ड हैं जिसे हम हाईलाइट किया है, गुड, ग्रेट एंड परफेक्ट, दिस 3 आर ऑल एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव मतलब कि जो मूनकैंग है उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मूनकैंग कैसे गुड होंगे, मूनकैंग कैसे गिफ्ट कैसे होगी, गुड होगी, गिफ्ट कैसे होगी, ग्रेट होगी, और गिफ्ट कैसे होगी, परफेक्ट होगी. तो ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं वो अपने हिसाब से हम कहेंगे कि जो गुड, ग्रेट और परफेक्ट है वो उनकी 3 कैटेगरी में आते हैं. वो 3 कैटेगरी है माइल्ड, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट. ओके, जो हमारी एडजेक्टिव की कैटेगरी है वो है माइल्ड, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट. तो माइल्ड है वो हम कह सकते हैं कि वो आता है गुड में. फिर जो उसका हम कहेंगे कि थोड़ा स्ट्रॉन्गर है वो बन जाता है ग्रेट, और स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है परफेक्ट. वो तीनों हैं वो एडजेक्टिव है, वो तीनों डिस्क्राइब करते हैं जो गिफ्ट वर्ड है उसके बारे में. तो गुड है ना वो माइल्ड, उसे हम कहेंगे कि डिस्क्राइब करता है. ग्रेट है उसे ज़्यादा
तरीके से, स्ट्रॉन्गर तरीके से उसे डिस्क्राइब करता है गिफ्ट को। और परफेक्ट जो वर्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब कि वही बेस्ट है, मतलब कि वही उसकी सुपीरियर एडजेक्टिव की वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। So all the adjectives in color help to describe the kind of gift Bakri wishes to give his grandfather. But great is a stronger word than good and tells us how much giving the gift means to Bakri. गुड से ग्रेट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एडजेक्टिव है। परफेक्ट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड, और परफेक्ट है वो दोनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इट टेल्स अस हाउ मच थॉट बकरी पुट इनटू द गिफ्ट। अब जो परफेक्ट जो वर्ड है उसे जो रिलेस मतलब कि जो बेकरी था वो देना चाहता था गिफ्ट, उससे पता चलता है कि वो परफेक्ट कितनी है, मतलब कि वो वही देना चाहेगा ओके जो उसने डिसाइड किया था जो गिफ्ट वो देने के लिए। तो गुड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव, ग्रेट इज ऑल्सो एडजेक्टिव एंड परफेक्ट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। लेकिन गुड, ग्रेट और परफेक्ट में हम कहेंगे कि एक ऑर्डर है कि गुड है वो एक माइल्ड तरीके से उसका हम कहेंगे कि आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है, फिर जो ग्रेट है वो स्ट्रॉन्गर उसकी जो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन आता है, मतलब कि गुड से वो ज़्यादा है। और जो परफेक्ट जो वर्ड है, परफेक्ट जो एडजेक्टिव है, उससे पता चलता है कि यस जो दोनों है गुड और ग्रेट है उससे भी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गेस्ट उसकी जो हम कहेंगे कि डिस्क्रिप्शन हम कर सकते हैं उस गिफ्ट के बारे में ओके उस वर्ड के बारे में। तो हियर वी हैव द थ्री ओके अरेंज दिस सेट ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज ऑफ मीनिंग। उनके जो मीनिंग है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से जो तीन एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हें इन डिग्रीज ऑफ मीनिंग के हिसाब से हम सेट करते हैं। नंबर 1 है माइल्ड, देन आगे आता है स्ट्रॉन्गर और उसके बाद आता है स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके प्लीज रिमेंबर माइल्ड, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस आर द 3 डिग्रीज ऑफ मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव्स। तो हमें जो दिए गए ये 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, उन्हें हमें माइल्ड, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे 3 मीनिंग्स में हमें उन्हें डिवाइड करना है एडजेक्टिव्स को। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, क्राई, सॉब एंड वीप। ये तीनों का मीनिंग होता है रोना, मतलब रोना ओके। लेकिन हम कहेंगे कि उसमें जो हमारे 3 कैटेगरीज है माइल्ड, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट, वो क्या है वो हमें मालूम नहीं है। तो जो माइल्ड है वो है क्राई, मतलब कि रोना। उससे भी ज़्यादा अगर आप ज़्यादा तरीके से रोते तो उसे कहते हैं सोप करना, मतलब कि आप जो कहते हैं ना चिल्ला चिल्ला के सोना ओके, तो उसके ले के सोना उस रोना उसे कहते हैं सॉब। और वीप का मतलब कि बहुत ही रोना, बहुत ही ज़्यादा रोना, उसे कहते हैं वीप ओके, वीपिंग ओके। सो माइल्ड इज क्राई, स्ट्रॉन्गर इज सॉब एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इज वीप। देन सीज, ग्रैस्प एंड स्नैच। ये तीनों का जो मतलब है ना वो कहते हैं कि किसी से कुछ चीज़ ले लेना ओके। तो यहाँ पे आता है ग्रैप्स का मतलब कि छीन लेना, स्नैच और सीज। तो ग्रैस्प आता है माइल्ड में, स्नैच आता है स्ट्रॉन्गर में और सीज आता है मतलब कि पूरा का पूरा ले लेना स्ट्रॉन्गेस्ट में। नेक्स्ट इज कूल, फ्रीजिंग, चिली। तो सबसे पहले आएगा कूल, देन आएगा चिली और उसके लास्ट में आएगा फ्रीजिंग, मतलब कि फ्रीज करने वाला ओके, फ्रीज करने वाला। तो कूल, चिली एंड फ्रीजिंग। देन स्लैप, हीट एंड थ्रैश, मतलब तीनों का मतलब होता है मारना ही होता है ओके। तो तीनों में जो ऑर्डर है वही आता है। स्लैप का मतलब कि थप्पड़ मारना, हीट का मतलब उसे मारना और थ्रैश का मतलब मार के फेंक देना, ऐसा हम मीनिंग कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मारना ओके, थ्रैश कर देना, जैसे तैसे कहीं पे भी मारना, उसे कहते हैं थ्रैश ओके। स्लैप, हीट एंड थ्रैश। देन अनयूजुअल, यूनिक एंड स्पेशल। तो अनयूजुअल का मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो कभी नहीं देखा गया ओके, ऐसा अनयूजुअल। फिर आता है स्पेशल कि हाँ स्पेशल है, और लास्ट में आता है यूनिक कि हाँ वो सबसे अलग है ओके। तो अनयूजुअल मतलब कि हम कभी नहीं देख पाते ऐसे, स्पेशल का मतलब कि हाँ बहुतों में कोई एक दो होता है, हम कह सकते हैं बहुतों में जो स्पेशल होता है वो, और हम कहेंगे यूनिक कि बहुत लोगों के पास ये नहीं होता है, वो होता है यूनिक ओके, इसके जैसा दूसरा कोई और नहीं, तो उसे कहते हैं यूनिक। देन बैग, रिक्वेस्ट एंड प्लीट ओके। जो हम रिक्वेस्ट करते हैं उसकी ये जो 3 कैटेगरीज वो उसमें ये है। तो सबसे पहले आता है रिक्वेस्ट ही आता है, यस रिक्वेस्ट करना। फिर उसके आगे हम कहेंगे कि बैग करना, कि हम कहेंगे कि एक हम कह सकते हैं कि आजीजी करना ओके, बेगिंग करना, बेगिंग का मतलब होता है आजीजी करना ओके। और प्लीट का मतलब कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आप उसे हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में आप उसे रिक्वेस्ट करना ओके, बेगिंग करना, जिसे हम भीख मांगना भी कह सकते हैं, लेकिन वो मीनिंग अच्छा नहीं रहेगा ओके। That is the meaning of these 3: request, beg and plead. So students,
दिज आर दी थ्री एडजेक्टिव्स, जो तीनों के मीनिंग है वो थोड़े सेम है, लेकिन उनकी जो मीनिंग ऑफ, जो डिग्री ऑफ मीनिंग है वो अलग अलग है. ओके, प्लीज रिमेंबर द मीनिंग ऑफ डिग्रीज आर डिफरेंट डिफरेंट. Then after the exercise of this one vocabulary, we have to go through that, okay, pronunciation part. Listen and repeat these words: run, rope, roof, reach. Now wrong, right, wrist, wrap. Now listen and repeat: run on the roof, row about rope, right and wrong, wrap around my wrist. So here the thief is running on the roof. I had a row with the rope maker. Right and wrong are opposites. I wrapped a bandage around my wrist. तो यहाँ पे हमें डिफरेंस ये देखने को मिला कि जब आर के बाद हम कहेंगे कि कोई वोवेल है, ओके, आर के बाद, तो हम उसको जो आर है ना वो रन का मतलब आर है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते हैं. लेकिन जैसे ही हम कहेंगे कि जब आर के आगे एक कॉन्सोनेंट है और उसके पीछे हम कहेंगे कि भी एक वोवेल है, तब जब आर बीच में आता है वर्ड के अंदर, तब हम उसे ज़्यादा हम कहते हैं कि स्ट्रेस करते हैं. जैसे कि व्रॉन्ग, व्रॉन्ग में जो है ना वो आर ज़्यादा स्ट्रेस होता है. राइट, ओके, व्रिस्ट, व्रैप, तो इसमें आर है वो ज़्यादा स्ट्रेस होता है. सो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ प्रोनाउंसिएशन फॉर दैट ओनली. ओके, और कभी कभी जो यहाँ पे अगर तीसरा अगर वो देते एक्सरसाइज में कि जो आर लास्ट में आता है, वो बहुत सारे आर जो है जो लास्ट में वर्ड के लास्ट में आते हैं वो साइलेंट होते हैं. जैसे कि वाटर, WATER, जो वाटर में जो लास्ट वर्ड है वो साइलेंट होता है. बट दैट इज़ द एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंट वन. ओके, जैसे कि जो ये हम करते हैं कि वाटर, स्पेलिंग ऑफ द वाटर इज WATER. तो ये जो लास्ट आर होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम साइलेंट रहता है. ओके, वाटर. तो जहाँ जहाँ पे लास्ट में आर आता है, ओके, इन द वर्ड्स, ओके, स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स, ओके, तो वो आर है ना वो साइलेंट रहता है. ओके, दैट इज ऑल्सो द थिंग दैट यू शुड नो अबाउट इट, दैट वन. देन यस, द डिक्शनरी वर्क. डिक्शनरी में जो हमें करना है वो ये है: व्हेन वी पुट वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वी लुक एट द, ओके, लेटर दे बिगिन विथ. जब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगते हैं तो जो सबसे पहला अल्फ़ाबेट होता है उसे हम अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगते हैं. When all the words begin with the same letter, then we must look at the second letter of each word. अगर मान लो कि सारे वर्ड का जो पहला लेटर है वो सेम है, तब उसका दूसरा लेटर दिखा जाता है. ओके, कहाँ से? लेफ्ट साइड से. नाउ लिस्ट दिस वर्ड्स फ्रॉम टेक्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देन फाइंड आउट देयर मीनिंग्स एंड राइट वन मीनिंगफुल सेंटेंस विद ईच वर्ड इन योर नोटबुक. तो ये जो हम इसके जो सेंटेंसेस है हम वो अगर स्किप कर सकते हैं, वो लिखेंगे नहीं तो चलेगा, लेकिन उनके जो ऑर्डर है वो ये है कि जो फर्स्ट वन वर्ड विल बी द पैनिक, ओके, PANIC. देन नेक्स्ट वन PART, ओके, पार्ट. देन उसके बाद आता है पीसफुल, PEACEFUL. देन आफ्टर पीसफुल व्हाट विल कम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? PICK, पिक. आफ्टर पिक व्हाट विल कम? पावरफुल, POWERFUL, पावरफुल. एंड आफ्टर पावरफुल व्हाट विल कम? PRAYER, prayer, because P and then followed by, okay, P is then, okay, after that R is followed by P. So here all the words are, okay, started with the alphabet P, but the second alphabets, okay, are of different, okay. That's why we have to, okay, arrange these words, list these words in alphabetical order. So students, this is all about the explanation of the exercise part of our chapter number 9, okay, a present for grandfather. I hope you have understand all the short answer, long answer, MCQs, a grammar topic, okay, of the main clause and independent clause. Then vocabulary part, its, okay, degree of meanings in 3 table, okay, mild, stronger and strongest, and how to arrange a kind of words, okay, in alphabetical order. जो हमें पहले से मालूम है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स कैसे हम सेट करते हैं. ओके, अगर सारे लेटर फर्स्ट लेटर कॉमन होते हैं तो सेकंड लेटर देखे जाते हैं, अगर सारे सेकंड लेटर भी कॉमन होते हैं तो थर्ड लेटर देखा जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 9. वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, थैंक यू, गुड बाय.